हाँ जी, तो आज हमने करना है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स वो होते हैं जिनके अंदर स्फिंगोसिन एक अल्कोहल होती है, साथ एक फैटी एसिड लगा होता है और साथ में ग्लैक्टोज ग्लूकोज या लैक्टोज लगा होता है। ठीक है। और या फिर डिफरेंट वे में जो है डिफरेंट थिंग्स आ रही होती हैं। तो इसमें मोस्टली जो सेरामिड होता है, सारे ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर सेरामिड कॉमन स्ट्रक्चर है। जिस तरह हमने पढ़ा था फास्फाटिडिक एसिड मोस्टली जो है वो कॉमन होता है उसके अंदर ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर। इसी तरह सेरामिड जो है वो सारे ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कॉमन स्ट्रक्चर है। सेरामिड कैसे बनता है? जब स्फिंगोसिन के साथ कोई फैटी एसिड लग जाता है तो सेरामिड बनता है। तो ग्लाइकोलिपिड की तीन मेजर टाइप्स हैं, सेरिब्रोसाइड, सल्फाटाइड्स और गैंग्लियोसाइड। ठीक है। सेरिब्रोसाइड, सल्फाटाइड एंड गैंग्लियोसाइड। तो अगर हम सेरिब्रोसाइड को देखें तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आज से कि ये वाइट मैटर में पाया जाता है, माइलिन शीट के अंदर पाया जाता है और वाइट मैटर ऑफ ब्रेन टिश्यूज के अंदर होता है और सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर नर्व कंडक्टेंस, यानी कि नर्व इम्पल्स को आगे भेजना है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर देखें तो स्फिंगोसिन के साथ 24 कार्बन फैटी एसिड लगा होता है, सेरामिड बनाता है और इसके साथ मोस्टली ग्लैक्टोज लगा होता है और समटाइम ग्लूकोज और लैक्टोज भी लगा हो सकता है। ठीक है। यानी कि ये सेरामिड बनता है, ये 3 कार्बन की अल्कोहल के साथ फैटी एसिड अटैच है और एक ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल अटैच है। कि आप देख सकते हैं ये 18 कार्बन की जो अल्कोहल है और उसके साथ अमाइड लिंकेज के जरिए फैटी एसिड अटैच है और साथ में ये ग्लैक्टोज का रेजिड्यू अटैच है। इसकी 4 टाइप्स हैं और 4 टाइप्स बनती हैं किस लिहाज से? इस लिहाज से बनती हैं कि ये वाला फैटी एसिड जो है 24 कार्बन फैटी एसिड के लिहाज से इसकी 4 टाइप्स बनती हैं। मसलन अगर 24 कार्बन फैटी एसिड सैचुरेटेड है, लिग्नोसेरिक लगा हुआ है, तो इसको इस सेरिब्रोसाइड को हम कैरासिन कहेंगे। ठीक है। और अगर इसके ये सेकंड कार्बन इधर ये सेकंड कार्बन है फैटी एसिड का, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन होता है वो सेकंड कार्बन है और अगर उस सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं इसको हम कैरासिन कहते हैं और इसको हम कहते हैं ऑक्सी लिग्नोसेरिक एसिड या हाइड्रोक्सी लिग्नोसेरिक एसिड कहते हैं। यानी कि ये फैटी एसिड का फर्स्ट कार्बन है, इसके सेकंड कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसको हम इस सेरिब्रोसाइड को हम कैरासिन कहेंगे या टेरानोसिन कहेंगे। अगला है हमारे पास नर्वोनिक एसिड। नर्वोनिक एसिड में क्या होता है? नर्वोनिक एसिड फैटी एसिड कौन सा होता है जिसमें लिग्नोसेरिक एसिड के 15 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए और उसको हम नर्वोनिक एसिड कहेंगे और इस सेरिब्रोसाइड को हम नर्वोन कहते हैं। इस सेरिब्रोसाइड को हम नर्वोन कहते हैं। और अगर 15 पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, और सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है तो इसको हम ऑक्सी नर्वोन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सी नर्वोन। ये आगे आ रही है। कैरासिन में क्या होता है? लिग्नोसेरिक एसिड होता है। सेरिब्रोन में क्या होता है? सेरिब्रोन में 2 हाइड्रोक्सी लिग्नोसेरिक एसिड होता है, यानी कि सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और नर्वोन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है 24 कार्बन का, जिसको नर्वोनिक एसिड कहते हैं। और इस सेरिब्रोसाइड को हम नर्वोन कहेंगे। ऑक्सी नर्वोन में क्या होता है कि 15 पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है और सेकंड का कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी नर्वोनिक एसिड या ऑक्सी नर्वोनिक एसिड इसको कहते हैं। अब ये जो आपके सेरिब्रोसाइड हैं इसका सल्फाटाइड के साथ बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? सेरिब्रोसाइड के अगर 3rd या 6th कार्बन के ऊपर सल्फेट ग्रुप लग जाए तो उसको हम सल्फाटाइड कहते हैं। इसके ये जो ग्लैक्टोज या ग्लूकोज लगा होता है इसके 3rd या 6th कार्बन के ऊपर अगर सल्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? सल्फाटाइड्स। तो ये सेरिब्रोसाइड की कौन सी फॉर्म है? सल्फाटाइड।
अगले हमारे पास गैंग्लियोसाइड है। गैंग्लियोसाइड का याद रखने का क्या तरीका है, ये ग्रे मैटर के अंदर मौजूद होते हैं, ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन। इसके अलावा ये गैंग्लियोनिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर होते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दे ट्रांसफर बायोजेनिक अमीन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज ए सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। और ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर का काम करते हैं। गैंग्लियोसाइड कंटेन, ये इसके चार, गैंग्लियोसाइड के अंदर चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं और यही आपने याद रखनी है, इनका स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं। वो चार चीजें क्या हैं, एक इसके अंदर सियालिक एसिड होता है जिसको नाना भी कहते हैं। नाना का मतलब क्या है, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, ठीक है। दूसरा सेरामिड होता है। तीसरा 3 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोजेज होते हैं, एक ग्लूकोज और 2 ग्लैक्टोज। और चौथा हेक्सोसामीन। हेक्सोसामीन में से ग्लूकोसामीन हो सकता है, ग्लैक्टोसामीन हो सकता है, ठीक है। तो गैंग्लियोसाइड को अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर चार चीजें हैं। सियालिक एसिड है जिसको नाना भी कहते हैं, यानी एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। दूसरा सेरामिड है, यानी कि स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड लगा हुआ है। तीसरी चीज 3 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोजेज, 1 ग्लूकोज और 2 ग्लैक्टोज। और चौथी चीज हेक्सोसामीन होता है। जो मोस्ट सिंपलेस्ट गैंग्लियोसाइड है वो कौन सा है, मोनोसैलो गैंग्लियोसाइड। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और रिसेप्टर होता है कॉलरा टॉक्सिन का। यानी कि कॉलरा टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है वो रिकॉग्नाइज करता है मोनोसैलो गैंग्लियोसाइड को, फिर वोमिटिंग और डायरियल फीलिंग आती है। ये डिफरेंट टाइप्स बनी हुई हैं गैंग्लियोसाइड की। ये जो डिफरेंट टाइप्स बनी है गैंग्लियोसाइड्स की, ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ नाना और लिंकेज की बेस पे बनी हुई है। ये याद करने की जरूरत नहीं आपको आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चार कौन सी चीजें होती हैं गैंग्लियोसाइड की। कोलेस्ट्रॉल सबसे इम्पोर्टेंट स्टीरोल है हमारी बॉडी के अंदर। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये फ्री फॉर्म में भी पाया जाता है और स्टेरिफाइड फॉर्म में भी पाया जाता है। फ्री फॉर्म कौन सी होती है, अगर कोलेस्ट्रॉल के थर्ड कार्बन के ऊपर जो फैटी एसिड है वो नहीं लगा हुआ, हम क्या कहते हैं, फ्री कोलेस्ट्रॉल। और अगर फैटी एसिड लगा हुआ है थर्ड कार्बन के ऊपर, उसको हम कहते हैं स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। इसको हम क्या कहेंगे, स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। और स्टेरिफिकेशन किसके साथ होती है, मोस्टली ओलिक एसिड के साथ होती है, लाइनोलिक एसिड के साथ होती है, पाल्मेटिक एसिड के साथ होती है, या कोई स्टीरिक एसिड लग सकता है। स्टीराइडल हार्मोन इससे बनते हैं, बाइल साल्ट इससे बनते हैं, विटामिन डी होता है। डिफरेंट टिश्यूज के अंदर इसके डिफरेंट फंक्शन सर्व एज ए स्ट्रक्चर और एंड मेटाबॉलिक रोल। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर इसकी जो कंटेंट है वो 10% है। ब्रेन के अंदर इसकी कंटेंट 2% है और दूसरे टिश्यूज के अंदर ये 0.2 टू 0.3% पाया जाता है। सोर्सेज क्या हैं, आपको पता ही है, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तब भी एसिटाइल कोए बनता है, जब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तब भी एसिटाइल कोए बनता है। और मोस्टली माइनो एसिड भी एसिटाइल कोए बनाते हैं, कुछ 6 माइनो एसिड एसिटाइल कोए बनाते हैं। तो ये एसिटाइल कोए इज ए प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होना है तो कहाँ से सिंथेसाइज होना है, वो सिंथेसाइज होना है कहाँ से, एसिटाइल कोए से, ठीक है। और डाइट के अंदर कौन कौन से सोर्सेज हैं, 0.3 ग्राम आपको डेली लेना चाहिए। और ये कहाँ पे होता है, बटर, मिल्क, एग योक, ब्रेन, मीट और फैट के अंदर मौजूद होता है। 0.3 ग्राम पर डे आपको लाजमी लेना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इससे बहुत से स्टीराइडल हार्मोन बन रहे होते हैं, बाइल साल्ट बन रहे होते हैं और बाज़ औक़ात विटामिन डी भी इससे ड्राइव हो रहा होता है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल को स्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल सिंपल सा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा है। इसके थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 7 8 9 और 10 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 13 10 11 12 13 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 14 15 16 17 पोजीशन पे एक लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप अटैच है। फिर से सुन लें, तीसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
5वें और 6ठे कार्बन पे डबल बॉन्ड, 10वें कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, 13वें कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप और 17वें कार्बन के ऊपर एक लॉन्ग अल्काइल ग्रुप है। अगर इसकी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 इसके अंदर टोटल कार्बन एटम होते हैं। इसके अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं? 27 कार्बन होते हैं। इट इज फाउंड इन ऑल एनिमल सेल, कार्पस ल्यूटियम एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर होता है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, इससे कम होना चाहिए वरना ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज काज करेगा। और 2/3% स्टेरिफाइड फॉर्म होता है। स्टेरिफाइड फॉर्म क्या मतलब होता है कि इसके अंदर फैटी एसिड लगा होता है। अच्छा, जितने भी स्टीरोल हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी स्टीरोल हैं उसमें हार्मोन भी हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन भी हैं, कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा बाइल साल्ट भी हैं। ये सारे क्या हैं? इसके अंदर 4 रिंग्स होती हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4। ये जो 3 रिंग्स हैं 6 कार्बन वाली, 1 2 3, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिनांथ्रीन न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं? फिनांथ्रीन न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं? फिनांथ्रीन न्यूक्लियस कहते हैं हम। और ये 5 कार्बन वाली है, इसको साइक्लोपेंटेनो कहते हैं। तो इसको हम जितने भी स्टीरॉयडल कंपाउंड हैं उनके अंदर ये वाली रिंग कॉमन होती है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन न्यूक्लियस। ए 1 2 3 इसको फिनांथ्रीन न्यूक्लियस कहते हैं और ये साइक्लोपेंटेनो है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को परहाइड्रो कहते हैं। ठीक है, साइक्लो पेंटेनो परहाइड्रोफिनांथ्रीन न्यूक्लियस। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इसका हाई लेवल हो जाए वो बड़ा खतरनाक है, लो लेवल भी जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कोलेस्ट्रॉल की फीसेस के अंदर रिडक्शन होती है, ये कोप्रोस्टिरोल के अंदर चेंज हो जाता है, ये स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें इसकी डबल रिडक्शन हो तो डाईहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होती है और ये ब्लड के अंदर होती है। ठीक है, और अगर विटामिन डी आपका नहीं बन रहा आपकी बॉडी के अंदर तो क्या होता है? रिकेट्स की डिजीज हो जाती है, बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, और सॉफ्ट होने की वजह से वो फिर टूटना शुरू कर देती हैं। तो रिकेट्स होती हैं जिनके जो आपकी बोन्स हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, it is also oxidized into 7-dehydrocholesterol and further unsaturated cholesterol with second double bond with 7 to 8 position. When the skin is irradiated with ultraviolet light, 7-dehydrocholesterol is converted into vitamin D3। अच्छा, ये जो लाइट क्यों लेना जरूरी है? ये जो प्रो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल जो प्रो विटामिन डी है वो विटामिन में डी में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि लाइट में बैठना चाहिए 9 से 11 के बीच में सर्दियों में, ताकि आपको आपका जो विटामिन डी है 7-dehydrocholesterol है उसकी एक्टिवेशन हो जाए, फिर जाके हाइड्रोक्सिलेशन होती है लंग्स और किडनी के अंदर और फिर जो है ना एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी आती है और वो रिकेट से बचाती है। कैसे बचाती है? रिकेट से। अच्छा, जितने भी स्टीरॉयडल कंपाउंड्स हैं उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि एक रिंग कॉमन होती है, वो कौन सी है? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन न्यूक्लियस। ठीक है, तो स्टीरॉयडल कंपाउंड जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन भी बना रहे होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन भी बना रहे होते हैं, विटामिन डी भी बना रहे होते हैं, बाइल साल्ट भी बना रहे होते हैं और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लेकिन इस स्ट्रक्चर में अगर मॉडिफिकेशन आती है कि 3rd कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं
रिंग सी और डी जो है वो सैचुरेटेड होती है, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होते। लेकिन मिथाइल ग्रुप्स जो है 18वें और 19वें पोजीशन पे, यानी कि 30 कार्बन के ऊपर और 10 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, अगर इनमें इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आती है तो कोई या तो कार्टिसोल हार्मोन बन जाएगा या एस्ट्रोजन हार्मोन बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ हार्मोन बनते हैं। इन केस ऑफ विटामिन डी द मिथाइल ग्रुप ओपनड whereas this methyl group is absent in female sex hormone। एस्ट्रोजन के अंदर जो है ये मिथाइल ग्रुप नहीं होता, 19 पोजीशन वाला। ठीक है, ये किसके अंदर नहीं होता, एस्ट्रोजन के अंदर नहीं होता। इन एस्ट्रोजन रिंग ए इज एरोमेटिक एंड देयर इज नो मिथाइल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 10। ठीक है, एस्ट्रोजन के अंदर मिथाइल ग्रुप नहीं होता। लेकिन जब विटामिन डी बनना होता है तो उसमें ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। आगे ये बाइल साल्ट भी जो बनते हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। बाइल साल्ट कैसे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल के। जब कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो क्या बनता है, कोलिक एसिड या कीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड। जब कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनती है, कोलिक एसिड या कीनोडिऑक्सी डी कीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड। फिर ए में कोलिक एसिड या कीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड का ग्लाइसिन या टोरिन से रिएक्शन होता है तो ग्लाइकोकोलिक एसिड बनता है या ग्लाइकोचिनोडिऑक्सी कोलिक एसिड बनता है। फिर इनका साल्ट के साथ रिएक्शन होता है तो बाइल साल्ट बनते हैं। ये बाइल साल्ट ये 7 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो 7 फंक्शन कौन कौन से हैं, मल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड ड्यूरिंग डाइजेशन, यानी कि जो लिपिड है उनकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अदर फूड स्टफ, एक्टिवेटिंग ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट करता है। हेल्प डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, सॉल्युबलाइजिंग कोलेस्ट्रॉल इन बाइल एंड प्रिवेंट गॉल स्टोन फॉर्मेशन। अगर ये सॉल्युबलाइजेशन ना हो कोलेस्ट्रॉल की तो गॉल ब्लैडर जो है वो उसकी जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है और उससे गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस होते हैं। कोलेरेक्टिक एक्शन क्या होता है कि ये जो बाइल साल्ट बन रहे हैं इनके बनने की वजह से बाइल साल्ट और बनते हैं, यानी कि अपनी ही सिक्रीशन को और ज़्यादा स्टिमुलेट करता है बनने के लिए, तो इसको हम कोलेरेक्टिक एक्शन कहते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है और प्रिवेंट करता है पुट्रीफेक्शन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन को भी से भी बचाता है और माइक्रोबियल अटैक से भी बचाता है। अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए, ये बाइल साल्ट है। अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन। हाँ जी सर, आपने बाइल साल्ट की जो अभी फॉर्मेशन बताई है कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन से, हाँ जी, इसके अलावा क्या पॉइंट बताया आपने? मैंने कहा इसके 7 यूजेस हैं। कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन होती है तो कोलिक एसिड बनता है, फिर जब उसके ऊपर ग्लाइसिन लग जाती है अमाइनो एसिड तो ग्लाइकोकोलिक एसिड बनता है। फिर साल्ट लगते हैं, सॉरी मेटल लगती हैं सोडियम या पोटाशियम, तो बाइल साल्ट बनते हैं। तो ये बाइल साल्ट करते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये अपनी ही सिक्रीशन को बता देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और डाइजेशन से बचाते हैं और माइक्रोबियल अटैक से बचाते हैं। तो ये सारा जो है ना बाइल साल्ट के एक्शन हैं। सर, आपने ये जो सियालिक एसिड वाला पॉइंट बताया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और इसमें मोनो सियालो गैंग्लियोसाइड, इसमें रिसेप्टर वाला जो पॉइंट बताया वो रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूँ कि गैंग्लियोसाइड में एक गैंग्लियोसाइड है जिसको हम कहते हैं मोनोसियालो गैंग्लियोसाइड, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस कॉलरा टॉक्सिन के जो रिसेप्टर हैं ये इसी के ऊपर होते हैं। ठीक है, मोनोसियालो गैंग्लियोसाइड को, यानी कि इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कॉलरा टॉक्सिन, और कॉलरा टॉक्सिन की वजह से फिर वोमिटिंग और डायरिया होता है। ये रिसेप्टर साइड है, मोनोसियालो गैंग्लियोसाइड क्या है, एक रिसेप्टर साइड है। और सर, ये प्रो विटामिन डी से विटामिन डी की जो एक्टिवेशन आपने बताई है दोबारा बता दें लाइट की प्रेजेंस में। जब लाइट पड़ती है तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बनता है और ये फिर जाता है
किडनी के अंदर, वहाँ पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फिर ये लिवर के अंदर जाता है, फिर वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है, तो हमारे पास कोलसी ट्राइयोल आता है। ठीक है, ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है। ये अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो विटामिन डी जो प्रो विटामिन डी है ये इसकी एक्टिवेशन नहीं होगी, और अगर एक्टिवेशन नहीं होगी तो क्या होगा, विटामिन डी नहीं बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि लाइट लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें डबल बॉन्ड भी एक एक्स्ट्रा होता है। ये 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये 7 पोजीशन पे डबल बॉन्ड एक एक्स्ट्रा आता है जब लाइट पड़ती है। सर ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे होते हैं? नहीं नहीं, ये फैट क्या है, स्टीरॉयडल रिंग्स हैं ये, जो है ये फैट कहलाता है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाता। हाँ, सिंथेसिस इनकी कार्बोहाइड्रेट से हो सकती है। ठीक है, एसिटाइल कोई बनता है तो एसिटाइल कोई से कोलेस्ट्रॉल बनता है। सर ये सर जो ये जो बाइल आपने सर ये जो बाइल एसिड्स हैं ये इमल्सिफिकेशन करते हैं इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये उसमें मतलब इमल्सिफिकेशन में कौन सा प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेक होते हैं ज्यादा या कोई जो फंक्शनल ग्रुप है वो? सुन लें, ये इमल्सिफिकेशन होता है कि जब हम फैट वाली डाइट लेते हैं, जी ठीक है, जी सर, आपने लिया फैट वाली डाइट, तो वो एक ग्लोब्यूल की फॉर्म में होती है, यानी कि गुच्छे की फॉर्म में होती है। ठीक है, जी आपस में उसके मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये जो बाइल साल्ट है उनको सेपरेट कर देते हैं, जो जी ताकि इसके ऊपर लाइपेज एक्शन का हो सके। ये होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, यानी कि फैटी एसिड की कोलेस्ट्रॉल के जो बाइल साल्ट है उनके साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, तो वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं फिर लाइपेज एंजाइम एक्ट आके करता है और फिर डाइजेशन का अमल स्टार्ट होता है, वरना ये स्टार्ट नहीं होना था। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर आपने ये जो